आज हम कक्षा 12वीं की विषय उच्च गणित का अध्याय 4 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में सारणिक है, जिसको अंग्रेजी में डिटरमिनेंट्स कहते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आवर्तित अंक क्या है। आवर्तित अंक है, इस अध्याय से 1 अंक का एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव्स, और 4 अंक का एक प्रश्न है। ऐसे कुल 5 अंक के यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। और इस सारणिक के चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे सारणिक की जो प्रस्तावना, इसके अंतर्गत परिभाषा है। 1, 2 और 3 कोटि के अवयवों की जो सारणिक है उसको कैसा हल करेंगे, हम उसको देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों का यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण गुणधर्म, और 4.2 प्रश्नावली के प्रश्नों महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिभुजों का क्षेत्रफल सारणिक विधि की सहायता से कैसे ज्ञात करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और उपसारणिक, जिसे माइनर्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसको यहाँ पर समझेंगे। और सहखंड यानी कोफैक्टर, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं सर्वप्रथम आता हूँ सारणिक की परिभाषा और सारणिक की आवश्यकता क्यों महसूस है, उसको उपयुक्तता कहाँ पर है। सर्वप्रथम सारणिक की परिभाषा है, प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या या एक पद होता है जिसे उस वर्ग अवयव का सारणी कहते हैं। इसे प्रायः सारणिक ए, जिसको मॉड भी कह देते हैं, सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी आवश्यकता इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुतायत में होता है सारणिक, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है यहाँ पर अध्ययन करने की। यदि फलन के रूप में विचार करें तो फलन के रूप में इसको कैसा परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। फलन के रूप में सारणी की परिभाषा, यदि m वर्ग अवयवों का एक समुच्चय है, कैपिटल के सभी संख्याओं में सम्मिलित है, वास्तविक या सम्मिलित का समुच्चय है, और f फंक्शन है m का k पर, तब fa बराबर k द्वारा परिभाषित है, जहां a बिलोंग्स टू m और k बिलोंग्स टू k, तब fa का सारणी कहलाता है। इसे फंक्शन के रूप में हमें परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है हमारा 1, 2 और 3 कोटि के अवयवों का सारणी को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करेंगे। मैं सर्वप्रथम पहुंचता हूं 1 कोटि का अवयव। एक कोटि का अवयव का सारणी। किसी अवयव को प्रकट करने के लिए हम aij के रूप में लिख सकते हैं कि a बराबर, ये कोटि है 1 into 1। 1 into 1 का मतलब है एक ही रो और एक ही कॉलम। इसके संगत जो सारणी होगा, इस संगत सारणी a बराबर, इसको लिख सकते हैं एक कोटि का अवयव है। इसी प्रकार 2 कोटि का अवयव का सारणी, 2 कोटि का अवयव का सारणी को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर a बराबर aij 2 into 2। 2 into 2 जैसे अवयव हमने अध्ययन किया है। 2 गुणी 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। इसको हम इस सारणी को ऐसे प्रकट कर सकते हैं, मॉड a बराबर a11, a12, a21 और a22। ये अवयव बताते हैं, ये जो एक अनुलग्नक है 1, 1, यह पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसको प्रसार करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। मॉड a इक्वल टू, इसको डायगोनल हम गुणा करेंगे, ये प्लस के साथ में, माइनस के साथ में। पहली a11 का मल्टीप्लिकेशन होगा a11 इंटू a22, ये प्लस के साथ में था, ये माइनस, सेकंड में माइनस a12 मल्टीप्लाई a21। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 गुणी 2 कोटि के सारणी का कैसे प्रसार करना है। अब हम आते हैं तृतीय कोटि के अवयव
का सारणिक। इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज बता दें कि वर्ग आव्यूह के ही सारणिक बनता है, वर्ग आव्यूह के सारणिक का ही हल होता है। तो हम तृतीय कोटि सारणिक में आते हैं। ए बराबर ए आई जे, यह आव्यूह है 3 गुणित 3 कोटि का। इसके संगत जो सारणिक होगा ए बराबर सारणिक ए बराबर, इसको हम लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यह सारणिक, इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें 3 ही रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 3 ही कॉलम है। इसको प्रसार करने का तरीका होता है, ये 3 गुणित 3 कोटि का है। इसको हम रो के द्वारा ही कर सकते हैं प्रसारण, और कॉलम के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। तो हम पहली रो के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो यहाँ पर A11, ध्यान रखिएगा, A11 के सामने हम -1 के ऊपर ये जो अनुलग्न दिख रहा है इसकी घात लगा सकते हैं 1 + 1। A11 इंटू ये रो और ये कॉलम को छोड़ दें तो बच जाता है हमारे पास में A22, A23, A32 और A33। इसी प्रकार सेकंड के लिए प्लस और -1 के ऊपर ये जो अनुलग्न दिख रहा है 1 और 2, ये घात के रूप में हो जाएगा, प्लस के रूप में 1 + 2, और उसमें हम ये A12 जिस रो में है उस रो को छोड़ेंगे और संबंधित उस कॉलम को छोड़ेंगे, और जो अवयव बचता है उसको लिखेंगे A21, A23, A31 और A33। अगला अवयव है प्लस -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर, और उससे संबंधित रो और कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास में जो अवयव बचते हैं A21, A22, A31 और A32। इस प्रकार से हम 3 गुणित 3 कोटि का अवयव का यहाँ पर प्रसार कर सकते हैं। इसका और आगे प्रसार आपको यहाँ बताएंगे। इसको और आगे लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको सारणिक के बराबर -1 के ऊपर 1 + 1 मतलब 2 की पावर, और 2 की पावर होने पर -1 हो जाएगा प्लस A11, और यहाँ पर जैसे कि हमने 2 कोटि का अवयव का प्रसार किया था, A22 में A33 का गुणा होगा, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32। इसी प्रकार आगे प्लस -1 के ऊपर 1 + 2 मतलब 3 की पावर, 3 की पावर होने पर -1 अगर 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो इस प्लस के स्थान पे माइनस लिख सकते हैं हम, और ये हो जाएगी संख्या यहाँ पर, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, A12 आएगा यहाँ पर, A12 और यहाँ पर A13, A12 मल्टीप्लाई A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस ठीक है A23 मल्टीप्लाई A31, और अंत में पहुंचते हैं प्लस -1 के ऊपर 1 + 3 4 की पावर, तो रीड का 4 बार जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और वहां पर अवयव है A13 मल्टीप्लाई A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 गुणित 3 कोटि के अवयव का प्रसार कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे दूं यहाँ पर कि 3 गुणित 3 कोटि के अवयव में ये जो 1 1 बता रहा है, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जैसे कि आपको याद है
हमने अभी पढ़ चुका है। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसको प्राय R1, R2 और R3 से प्रदर्शित करते हैं। और ये 3 कॉलम्स है या स्तंभ, इसे C1, C2 और C3 से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार कोटि की बात है तो 3 गुणित 3 कोटि का अवयव है, 3 ही रो और 3 ही यहाँ पर कॉलम्स है, इसलिए हम 3 गुणित 3 कोटि के सारणी कहेंगे, सारणी। और ये आपने प्रसार करना सीखा। हम किसी सारणी का प्रसार 3 गुणित 3 कोटि का सारणी का प्रसार कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं 4.1 के कुछ जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रश्नवाली 4 का सवाल ले रहा हूँ। एक 2 गुणित 2 कोटि और 3 गुणित 3 कोटि का, इस पे यहाँ पर हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का पहला मान ज्ञात करना है। a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ है साइन थीटा cos थीटा। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करना है। जैसा 2 गुणित 2 कोटि का सारणी का आपने हल करना सीखा था। a बराबर हम विकर्ण इसको गुणा करेंगे और माइनस चिन्ह के साथ इसको गुणा करेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, ये प्लस के साथ में रहेगा, ये माइनस साथ रहेगा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई से प्लस हो जाएगा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और आपने सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सभी का नंबर 1, इसकी वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से सारणी a का मान हो गया 1। और इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है। पुस्तक का सेकंड प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, यदि a बराबर 101 101 012 और 004, तो दर्शाइए कि तो दिखाइए कि मॉड 3a का सारणी बराबर 27 मॉड a, ये हमें सिद्ध करना है। a बराबर अवयव दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है 3a का सारणी बराबर 27 गुणित a का सारणी। तो सर्वप्रथम 3a ज्ञात कर लें। 3a बराबर 3 इंटू 101 012 004। आप देख रहे हैं जैसे अवयव के हमने गुण पढ़े हैं कि अवयव में किसी भी हमें अवयव को गुणा कर रहे हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। और इस प्रकार से ये हो जाता है 3 का गुणा 1 में 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इस प्रकार से ये एक का मान ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात करना है सारणी, इसलिए अब सारणी ज्ञात करेंगे। 3a का सारणी बराबर ये अवयव सारणी भी हो जाएगा और 3 0 3 0 3 6 0 0 12। जैसा कि अभी हमने हल करना सीखा। 3 आप ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे और संबंधित जो है उप सारणी ये लिखते हैं 3 6 0 12। सेकंड के लिए माइनस, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, यदि हमारे पास में सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
इसको चिन्ह के बारे में आपको जान के दे दें कि विकर्ण वाले जो भाग होते हैं ये सब प्लस वाले होते हैं। ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और बीच वाला भी प्लस, और बाकी जो बच गए वो सब माइनस। उसी प्रकार आप यहाँ प्लस, सेकंड के लिए माइनस और 0 इंटू ये रो और कॉलम को छोड़ दें तो यहाँ पर अवयव हो जाते हैं इसको उपसारणिक 0 0 6 12 और अंत में +3 इंटू इसका उपसारणिक ये रो और कॉलम को छोड़ दें तो 0 3 0 0। इस प्रकार से हमने, और आगे इसको हल करें, देखिए आगे तो 3a का जो मान होगा हो जाता है 3 इंटू 12 × 36, 3 का 12 में गुणा, माइनस 6 इंटू 0 0 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा 0 होगा, माइनस 0 और यहाँ पर +3 इंटू ये 0 माइनस 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 36 दिया 108 और बाकी यहाँ भी 0 होगा। इस प्रकार से 108 और बाकी 0 0 हो गया तो मॉड 3a बराबर 108 सारी इक्वेशन में फर्स्ट लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, मॉड a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मॉड मतलब सारणी के बराबर ये हो जाता है 101 012 004। इस सारणी को हल करें और देखते हैं 1 इंटू इन दोनों गुणा कर दें, 4 एकम 4 ऋण 2 शून्य 0 4 माइनस 0, सेकेंड के लिए माइनस 0 0 में किसे गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, और थर्ड है +1 इंटू 0 माइनस 0। इस प्रकार से यहाँ 4 एकम 4 और बाकी सब 0 हो जाता है तो मॉड a की वैल्यू हो गई 4। हमें 27 से ज्ञात करना है, इसलिए 27 सारणी a बराबर 27 गुणित 4 बराबर हो जाता है 108। समीकरण नंबर 2 तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं जगह भी कम है, इस समीकरण 1 व 2 से मॉड 3a इक्वल टू 27 मॉड a। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है सवाल और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सारणिकों के गुणधर्म पर। सारणिकों के गुणधर्म के अंतर्गत सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण 6 गुणधर्म हैं। ये 3 गुणित 3 गोटी के सारणी की हम चर्चा करेंगे। a बराबर a11 a12 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। पहला गुणधर्म है इसका, यदि किसी सारणी के रो को, आपने जैसे पढ़ा था ये पहली रो r1 r2 दूसरी रो r3 तीसरी रो और ये 3 कॉलम्स है c1 c2 और c3। पहला गुणधर्म है यदि सारणी के प्रत्येक रो कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको a1 a2 a3 रो में है, इसको ऐसा यदि लिखे हम a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3।
आप देख रहे हैं कि प्रत्येक रो को हमने कॉलम चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, सारणी के मान को परिवर्तन नहीं होता। ये पहला गुणधर्म था। दूसरा गुणधर्म, इसी सारणी की चर्चा करते हैं। पहली रो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यदि पहली रो को दूसरी रो को पहली रो में बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पहली रो को हमने दूसरी रो में लिख दिया है और दूसरी को पहले कर दिया, स्थान चेंज कर दिया है। उस स्थिति में चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह था माइनस हो जाएगा। यानी किसी भी पंक्ति को एक्सचेंज कर दिया जाए, एक की जगह दूसरी, दूसरी की जगह पहली में, या कॉलम को चेंज कर दिया जाए तो उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे इसमें आते हैं, तीसरा गुणधर्म है अव्युकारी सारणी का कि A बराबर किसी भी दो रो या दो कॉलम यदि समान A1 2 A3 और A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ देखिए पहली रो और दूसरी रो दोनों समान है। ऐसी स्थिति में इस सारणी का जो मान होगा वह हो जाएगा 0। यानी किसी भी सारणी में दो स्तंभ या दो पंक्तियां यदि समान हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये गुणधर्म नंबर, इसका जो प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं, किसी भी सारणी के किसी अवयव में यदि किसी अवयव या सभी अवयव किसी सारणी के किसी पंक्ति A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी अवयव में यदि कोई पद जुड़ा हो, उदाहरण के लिए यहाँ λ1 λ2 λ3 या स्तंभ में जुड़ा हो, तो इसको हम दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसे देख सकते हैं आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर λ1 λ2 λ3, अब बाकी अवयव वही रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार से प्रगुण नंबर 4, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई अवयव जुड़े हुए, एक या सभी अवयव में कोई अवयव जुड़ा हो, तो उसको दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो गुणधर्म है पांचवा, इसमें देखते हैं, किसी भी सारणी के किसी भी स्तंभ या पंक्ति में, जैसे मैं लिखना चाहूंगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यदि हम पहले रो में दूसरे रो के अवयव को जोड़ दें किसी गुणा करके, तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। जिसे देख सकते हैं आप, यहाँ जोड़ रहे हैं, संख्या लगा रहे हैं हम रो नंबर 1 में संख्या लगा रहे हैं, रो नंबर 1 प्लस 2 इंटू रो नंबर 2। पहली रो में दूसरी रो में 2 का गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर होगा A1 प्लस 2 का गुणा करें यहाँ पर 2B1 A2 प्लस 2B2 और A3 प्लस 2B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार से यदि ऐसा हम संख्या लगाते हैं तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हमने
यहाँ पर ये गुणधर्म देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अब यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 के जो प्रश्न है, इससे जो संबंधित सवाल। प्रश्न क्रमांक दूसरा, बिना प्रश्न किए और सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न को सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं हम a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी बराबर 0 लाना है। हमने सारणिकों के जो प्रगुण अभी देखा कि किसी भी रो में या कॉलम में किसी अन्य रो या कॉलम की संख्या को गुणा करके जोड़ दे या घटा दे तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसी एक गुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर LHS लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हम सिद्ध करेंगे 0 लेके आएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। रो और कॉलम में लगभग समान अवयव है, तो आप जो भी संक्रिया लगाना लगा सकते हैं। हम लगाते हैं कॉलम में संक्रिया C1 implies, कॉलम नंबर 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। तब देखते हैं यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू, सारणी को डेल्टा से पलट किया जाता है, डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। यहाँ देखिए b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। पहले वाले कॉलम में दूसरे तीसरे कॉलम को आपने योग कर दिया है। बाकी कॉलम ऐसे लिखना है b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी और b माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पर a से a कटता है, b से b और c से c कट रहा है। इसी प्रकार प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस, और यहाँ पर भी प्लस c से माइनस c कैंसिल, माइनस a से प्लस a माइनस b। और यहाँ देखते हैं आप कुछ नहीं बच रहा है, मतलब शून्य है। यहाँ पर 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी। और हमने एक और प्रगुण पढ़ा है, शायद मैं बताना भूल गया हूँ प्रगुण को, कि यदि किसी सारणी के कोई कॉलम या रो के प्रत्येक अवयव शून्य हो या 0, तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि यह सारणी को सिद्ध कर बगैर किसी प्रकार का प्रसरण किए, बगैर किसी का प्रसार किए, हमने इसको सिद्ध करके 0 ला दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7वां है। ये भी महत्वपूर्ण है और इसको भी किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। सिद्ध करना है, सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। LHS लेके चलते हैं और देखते हैं LHS डेल्टा इक्वल टू, लिखते पहले इसे माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए
सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड से उतारे हमने। इसका एक और गुणधर्म था कि सारणिक में यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सारणी के किसी भी रो या कॉलम में यदि किसी अचर का गुणा कर दिया जाए k का, तो उस k का गुणा उस पूरे सारणी में हो जाता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू k इंटू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि सारणी के किसी भी रो या कॉलम में किसी अचर का गुणा है तो उस अचर राशि को बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब उस संपूर्ण सारणी में गुणा हो। उसी गुणधर्म का हमको यहाँ प्रयोग करना है। और यहाँ देखते हैं कि कौन सा पद कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है। आप देख सकते हैं पहले रो में a वर्ग ba और c a तीनों में कॉमन है। दूसरे कॉलम में b वर्ग ab माइनस b वर्ग c b, मतलब b कॉमन है। और उसी प्रकार तीसरे कॉलम में c कॉमन है। तो पहले कॉलम से a बाहर निकाल लें, दूसरे से b निकाल लें और तीसरे से c निकाल लें, तो देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पर यहाँ होता है माइनस a, यहाँ पर b और यहाँ c। इसी प्रकार यहाँ से b कॉमन निकालते हैं तो बचता है a माइनस b और c। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन निकालते हैं c, तो बच जाता है हमारे पास a b और माइनस c। इस प्रकार से देखिए अपने पास अभी और कॉमन निकालने लायक अवयव बचे हैं। पहली रो में a दिख रहा है, दूसरी रो में b, तीसरी रो में c। यहाँ से कॉमन लेंगे, a b c पहले से कॉमन लिए हुए थे, इनटू फिर पहले रो से a, दूसरे से b और तीसरे से c। अब यहाँ बच जाता है हमारे पास माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। आप चाहे तो अभी प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसको और हम संख्या लगाकर इस सवाल को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर ABC दो बार है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यह संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया ये दिख रहा है C1 C2 और C3। यदि हम C1 को C2 और C3 में जोड़ दें तो क्या हो जाता है, बहुत से शून्य प्राप्त हो जाएंगे हमें, और जीरो प्राप्त होने पर सारणी को हल करने में तो सरल हो जाएगा। तो संक्रिया लगा रहे हैं C2 इंप्लाइज C2 प्लस C1, C2 में C1 को जोड़ रहे हैं। तथा एक और संक्रिया लगाया जा सकता है C3 इंप्लाइज C3 प्लस C1। देखिए फिर से C2 में दूसरे नंबर के कॉलम में पहले नंबर कॉलम को जोड़े प्रत्येक अवयव को, तथा C3 वाले कॉलम में पहले नंबर C1 वाले कॉलम को जोड़े। देखिए क्या आता है, ABC हमने a वर्ग b वर्ग c वर्ग लिख दिया, माइनस 1 1 1 ऐसी रहेगा, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। 1 में माइनस 1 जोड़ना है, प्लस करना है, तो माइनस से इसलिए जीरो हो जाएगा। ये भी माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, और ये 1 और 2। उसी प्रकार काला नंबर 3 में इसको जोड़ते हैं तो 1 प्लस माइनस 1 जीरो, 1 और 1 2, और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा जीरो। इस प्रकार से हम प्रसार करते हैं किसके पदों में, R1 के पदों में। तो डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 इंटू, क्वेश्चन लिखे माइनस 1 इंटू, ये गुणा करते 0 माइनस 4, और बाकी जो पद है माइनस 0 प्लस 0 करके छोड़ दें, क्योंकि जीरो रहने पर वो पूरा जीरो हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर माइनस 4 का गुणा माइनस 1 में, तो 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। इस प्रकार से ये RHS हमने यहाँ पर लाए, और आपने देखा कि संक्रिया और गुणधर्मों का प्रयोग करके हम इस सवाल के आसानी से बना लिए।
देखिए, अभी हमने सारणिकों का गुणधर्मों का अनुप्रयोग देखा। अब हम सारणिकों का अनुप्रयोग कहाँ पर होगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो सारणिकों का प्रयोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में होता है। यदि त्रिभुज माने ABC जिसके नित्सांग x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है, जो सारणिक का विप्रयोग होगा 1/2 एक सारणिक डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इस सारणिक का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसके तीनों शीर्षों के निशान दिए गए। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। और अब उपसारणिक भी आपको जानकारी दे दूं। उपसारणिक क्या है, जिसे हम माइनस कहते हैं। किसी सारणिक का के अवयव का उपसारणिक उस अवयव के रो और कॉलम को छोड़ करके जो सारणिक प्राप्त होगा वह इसका उपसारणिक होगा। जैसे अवयव A11 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, तो A11 से संबंधित पंक्ति और A11 संबंधित जो स्तंभ है इसको छोड़ दें, तो ये जो दो हमारे पास में बचता है, ये जो दिख रहा है अवयव A22 A23 A32 A33, यह A11 का उपसारणिक कहलाएगा, जिसे हम M11 से प्रकट करते हैं। और इसी से के आगे चलते हैं सहखंड कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर्स के लिए हम यदि हम A11 का कोफैक्टर हमें ज्ञात करना है, तो उससे संबंधित रो और उससे संबंधित कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो A11 का सहखंड जो होगा A11 बराबर -1 की ऊपर 1 + 1 की पावर M11। M11 मतलब इसका उपसारणिक। तो देख सकते हैं कि उपसारणिक और सहखंड में ज्यादा अंतर नहीं है। उपसारणिक में उस रो और कॉलम को छोड़ करके जो अन्य अवयव बचेंगे उसे लिखना पड़ेगा, और सहखंड में M11 तो रहेगा ही, सामने -1 के ऊपर जो अनुलग्नक है, जिस अवयव का हमें ज्ञात करना है उसको पावर के रूप में रहेगी। ये प्लस और माइनस के लिए सब लिखना पड़ता है A11 के लिए। तो A11 मतलब A11 का सहखंड जो होगा वो -1 to the power 1 + 1 M11। इस प्रकार से हम माइनस और कोफैक्टर्स यहाँ पर आपने देखा। एक इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ ले रहा हूँ क्वेश्चन, और देखते हैं उसे कैसा करेंगे। तो सर्वप्रथम त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए गए हों। शीर्ष है 10, त्रिभुज शीर्ष 60 और 43। त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिससे शीर्ष 10, 60 और 43 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ x1 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 की वैल्यू है 1 0 x1 y1, x2 y2 6 0 और x3 y3 4 3 और यहाँ पर 1 1 1। आप देख सकते हैं इसका प्रसार करने के लिए ये काला नंबर जो 2 है, यहाँ पर अधिकतम 0 0 0 है। तो इसको बेस लेकर के हम इसका प्रसार कर सकते हैं, और ये सूत्र होगा 1/2 1 × 0 के इसमें प्रसार करना है। तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दें, और 0 × इससे संबंधित रो और कॉलम आप देख लें। 0 कहाँ पर है, 0 जिस पोजीशन में, यहाँ पर माइनस आएगा सामने, -0, और इससे संबंधित रो और कॉलम को छोड़ दें। तो यहाँ पर इससे 6 × 1 -4 × 1। सेकेंड के लिए +0, और इससे संबंधित रो और कॉलम को छोड़ दें। तो ये हो जाता है 1 -4 और -3 × अब ले सकते हैं 1 -6, और इसको आगे हल करें तो देखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात होगा 1/2। ये 0 हो गया पूरा, ये भी 0, और यहाँ पर हो जाता है -3 ×
-5, इस प्रकार से 1/2 और ये पास दिया 15 धन 15, 15/2 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर इस त्रिभुज क्षेत्रफल यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात होता है। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक प्रश्न है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर 538,201,123 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दूसरी पंक्ति के अवयव का सखंड ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति मतलब ये दूसरी पंक्ति, इसके सखंड। तो दूसरी पंक्ति का सखंड के लिए सबसे पहले 2 का सखंड, इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। 2 का सखंड मतलब ए, 2 कहां पर है? ये है दूसरी रो और पहला कॉलम, 8 to 1 पोजीशन में है। तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर, इसका सखंड ज्ञात कर रहे हैं। कोफैक्टर 8 to 1 ये दूसरी रो और पहले कॉलम, -1 to the power 2 + 1, और इससे संबंधित रो और इस कॉलम को हम छोड़ दें तो जो अवयव बच जाते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये इसका उपसारणी कहलाता है 3, 8, 2, 3, और इसको हल करते हैं आगे। तो देखिए क्या आता है, -1 to the power, -1 के ऊपर 3 की पावर मतलब माइनस होगा, और 3 × 9, ऋण 8 दूनी 16 बराबर 9 में से 16 गया ऋण 7 और ऋण 7 तो 7 आ गया। इसी प्रकार 0 का सखंड 8 to 2 बराबर -1 to the power 2 + 2, और इसका जो उपसारणिक होगा इस रो और कॉलम को छोड़ने पर प्राप्त होगा 5, 8, 1, 3, और ये प्राप्त होता है यहाँ पर -1 के ऊपर 4 की घात मतलब प्लस हो जाएगा, और ये पास दिया 15 ऋण 8 बराबर 7। इसी प्रकार 1 का सखंड, 1 का सखंड 8, 2, 3, -1 to the power 2 + 3, और इसका उपसारणी ये रो और इस कॉलम को हम छोड़ दें तो हमारे पास अवयव बचते हैं 5, 3, 1, 2, और इससे संबंधित जो मान प्राप्त होगा वह ऋण 1 के ऊपर 5 की घात मतलब ऋण हो जाएगा, और 5 दूनी 10, ऋण 3 बराबर -7। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके सखंड ज्ञात कर लिए। सखंड की सहायता से हमें इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको ये बताना शायद बहुत यहाँ जरूरी है कि किसी डेल्टा का जो मान होगा, सारणी का जो मान होगा, वह प्रत्येक, अगर पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति के संबंधित अवयव A11 और उसके सखंड का गुणनफल किसके बराबर होगा? उसका जो मान डिटरमिनेंट के मान के बराबर होगा। A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, यह उस सारणी का मान के बराबर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि सारणी के किसी भी पंक्ति या पहली पंक्ति ले लेते हैं, पहली पंक्ति के अवयव और उसके संगत उसके
सहखंड का गुणनफल उस सारणिक का मान के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर a11 मतलब ये हो गया अवयव और ये उसका सहखंड, a12 दूसरा अवयव उसका सहखंड और a13 तीसरा अवयव उसका सहखंड। इनका जो गुणनफलों का योग सारणी के मान के बराबर होगा। यह प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ के लिए सत्य है। ये जरूरी नहीं कि a11 ही होगा, या आप यहाँ पर इसको डेल्टा इक्वल टू यहाँ a21 कैपिटल A21 प्लस A22 उसका सहखंड 22 प्लस A23 और कैपिटल A23 इनके योग का गुणनफल, इनके गुणनफल का योग उसके सारणी के मान के बराबर होगा। तो उसका उसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि जो हमने सहखंड प्राप्त किया इसका उपयोग होना चाहिए, उसके उपयोग की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमने ज्ञात किया है A21 ये अवयव ये वाला A21 इंटू A22 डेल्टा की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं सारणी का मान प्लस A22 कैपिटल A2 प्लस A23 और इसका सहखंड 23 इनके गुणनफलों का योग सारणी के मान के बराबर होगा। देखते हैं A21 2 है गुणित A21 की वैल्यू या ये 7 प्लस A22 0 इंटू A22 की वैल्यू आई है 7 प्लस A23 1 इंटू A23 की वैल्यू जो है इसका सहखंड ये हो गया -7। इसका गुणा करते हैं, देखते क्या आता है 7 दूनी 14 प्लस 0 और ये -7। इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्राप्त हो गया। इस सारणी का जो मान है वो 7 होगा। देखिए आपने अभी सारणी के संबंध में बहुत से फुल टॉपिक्स के अपना अध्ययन किया। अब हम आते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। आपके गत वर्ष 2019 में जो प्रश्न आया था वह काफ़ी सरल प्रश्न था और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं परीक्षा में। तो उन्हीं के संभावित हम प्रश्न जो निकाले हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न अपने पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तक में आप देखिएगा एग्जाम्पल में 15 यदि XYZ विभिन्न हो, विभिन्न मतलब अलग अलग हो और डेल्टा इक्वल टू XY 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 हो तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। 4.2 का जो 10वां क्वेश्चन है सिद्धि करो कि x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 बराबर 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिद्ध करो कि a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल में शामिल है। और मैंने अभी आपको एक जो क्वेश्चन बताया था कि सहखंड का प्रयोग करके सारणी को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर एक इसी संबंधित प्रश्न है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के, तीसरे स्तंभ मतलब स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आप लोग अन्य क्वेश्चंस का भी प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को शुभकामनाएं।